जिस चीज़ के ऊपर मैं आज बात करना चाहता हूं वो आज भी कोई ऑडियो लीक हुई। अब ये पाकिस्तान के अंदर जो सूरत हाल पैदा हो गई है, जहां कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी की जा रही है, गैर कानूनी बातें जो हैं वो टेप की जा रही हैं, उसके बाद गैर कानूनी तरीके से टेप किया जा रहा है, लोगों को कानून तोड़कर लोगों की बातें टेप की जा रही हैं, फिर उसके बाद उसकी चेपियां बनाई जाती हैं, कट पेस्ट किया जाता है, उसके ज़रिए हमले किए जाते हैं। हमारी सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसकी अपील भी रखी हुई है और उस अपील के ऊपर हमारी तो दरख्वास्त होगी आला अदलिया के साथ कि ये जब मामला जिस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है और ये सूरत हाल आ गई है कि साबका आर्मी चीफ कहते हैं कि वो ख़ुद जो हैं वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान की टेलीफोन कॉल जो हैं उसको टेप करते थे, और उसके बाद हमने देखा कि इस हुकूमत के अंदर भी वज़ीर आज़म की दफ्तर की कॉन्वर्सेशन जो है, बातचीत जो है, उसकी टेपें रिलीज़ हुई हुई, ऑडियो रिलीज़ हुए में। सो ये जो बिल्कुल एक जंगल का कानून की सूरत हाल बनी हुई है कि कोई पूछने वाला नहीं है, इस ख़तरनाक रविश को रोकना जो है वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उसको भी बात करते हुए ये एतमाद नहीं होगा कि सिक्योर बात, जो ज़ाहिर है कि मुल्क की ऐसे मामलात जो इंतहाई हसास नेचर के मामलात होते हैं, उसके अंदर भी वो बात करते हुए अगर टेलीफोन सिक्योर लाइन के ऊपर जो है वो महफूज नहीं है, वो दफ्तर के अंदर बैठकर उसकी बातचीत महफूज नहीं है, तो उमूर मुमलिकत कैसे चलाए जाएंगे? ये किस तरीके से हम अपने मुल्क के फैसले करेंगे? जैसे मैंने कहा कि खारजा पॉलिसी के बड़े मामलात ऐसे होते हैं, ऐसी मईशत के अंदर ऐसी बातें होती हैं जो डिस्कशन हो रही होती है, फैसले के बारे में सोचा जा रहा होता है, अगर वो खबर बाहर निकलती है तो उससे बेतहाशा नुकसान हो सकता है। कानून की खिलाफ वर्जी हो रही है, जो इनफरादी राइट्स हैं, जो हमारे आइन के अंदर जिनकी गारंटी दी गई है कि हर शख्स को, हर पाकिस्तानी को जो राइट हासिल हैं, जिसके अंदर राइट ऑफ प्राइवेसी, यानी वो जो अपने दफ्तर में काम कर रहा है या अपने वो टेलीफोन लाइन पे जो बात कर रहा है, वो बगैर किसी कानूनी कार्रवाई किए हुए उसके अंदर मुदाखलत नहीं हो सकती, उसको रोकने की अशद ज़रूरत है। और जिस तरीके से ये सारी रबश शुरू हुई है, अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर जो हैं, यानी अब वकला बरादरी के ऊपर हमले शुरू हो गए हैं, और वकला बरादरी के ज़रिए तोपों का रुख उनके ऊपर करके असल में पीछे जो है अदालत को अटैक करने की कोशिश की जा रही है। कल ये बराह रास्त अदालत के ऊपर कोई अटैक होने शुरू हो जाएंगे। तो ये जो पूरी एक सूरत हाल बनती चली जा रही है कि मुल्क के अंदर कोई आइन नहीं, कोई कानून नहीं, ये इंतहाई ख़तरनाक रविश है। और एक दफ़ा ये बात जो है वो मान ली जाए कि पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून के तहत नहीं चलना, तो उसके क्या मुज़मरात हो सकते हैं, उससे क्या चीज़ें आगे निकल सकती हैं, वो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान जो है गुजर चुका है और पाकिस्तान उसका नुकसान भी भुगत चुका है कि जब आइन से इनहराफ किया जाता है तो मुल्क को कितना शदीद नुकसान होता है उससे। इसलिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि इस रविश को फौरी तौर पर रोका जाए। और जैसे मैंने कहा कि हमारा तो अपना केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस वक्त मौजूद है। हमारी अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि वो फौरी तौर के ऊपर उसके ऊपर हियरिंग शुरू करें, और जो जो ये गैर कानूनी काम करने में मुलव्वस है उन सब के खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए, और ताकि बाकी आइंदा के लिए लोगों को रोका जा सके। और ये जो दीदा दलेरी के साथ कानून को तोड़ा चला जा रहा है, ऐसी सूरत हाल है कि वो गैर कानूनी एक्टिविटी की, यानी एक गैर कानूनी तरीके से बात टेप करने की, बड़ी खुशी खुशी फ़ख्र से मुल्क का वजीर दाखिला, जिसका काम है कानून तोड़ने वाले को रोकने का, वो खुद आके उसके ऐलान कर रहे हैं। तो एक तो ये चीज़। दूसरी, जैसे मैंने कहा कि एक पूरी एक मुनज़्ज़म तरीके से अदलिया के ऊपर अटैक, आप सोशल मीडिया आप आज का उठा के देख लें किस तरीके से मुनज़्ज़म तरीके से अटैक किया जा रहा है। मकसद साफ है, और मकसद ये है कि किसी न किसी तरीके से अदलिया को दबाव में लेकर आना है। उसके एक दो बड़े बड़े जो मकासद हैं, उसके अंदर एक तो जाहिर है कि वो इलेक्शन से भागना चाहते हैं। इलेक्शन से भागने की उनको रास्ता, कोई कानूनी तरीका मिल नहीं रहा, और उनको पता है कि जब तक हम अदलिया के ऊपर दबाव डालकर कोई अपने गैर कानूनी काम को, अपने गैर आइनी काम को, अपने आइन के इनराफ को अदलिया से कवर नहीं दिलवाएंगे,
तो हम आगे नहीं चल सकेंगे। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से पूरा अटैक चल रहा है। आपको जज साहब जो हैं वो जब फैसला करते हैं जिसके अंदर इम्भाम ही कोई नहीं है, आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने, जिस वकील से आप बात कर लें वो आपको यही बताएगा, जिस जज से बात कर लें वही बताएगा। जब वो बिल्कुल वाज़ेह चीज़ जो है, जज साहब पूरा टाइम लगा के 10 दिन उसको केस को चलाते हैं, बार बार मौका देते हैं गवर्नर साहब के वकील को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, कि वो अपना नुक्ता नज़र पेश करें और उसके बाद आइन के मुताबिक वो फैसला कर देते हैं। तो एक पूरा अटैक शुरू हो जाता है उनके ऊपर, और ये उस वक्त अटैक करते हुए वो भूल जाते हैं कि ये वही जज साहब हैं जिन जज साहब के फैसले की वजह से हमजा वजीर आला का ओथ उन्होंने हलफ लिया और उन्हीं ने अहकाम जारी किए थे जो उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लगाए हुए गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि अगर ये नहीं करेगा तो सदर पाकिस्तान को पाबंद किया, और सदर पाकिस्तान ने उनके अहकामात पर अमल करते हुए हमजा को चीफ मिनिस्टर का, वजीर आला का हल्फ दिया और वो वजीर आला की कुर्सी पर बैठे। वो और बात के उसके बाद जिस वक्त सुप्रीम कोर्ट के ने हतमी तौर पर फैसला किया तो सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि वो पहले दिन से उसके एलिजिबल ही नहीं थे, उनकी वजारत आला की कुर्सी पे बैठने की बनती ही नहीं थी, कानूनी पोजीशन ही नहीं बनती थी, लेकिन वो बैठे उस कुर्सी के ऊपर। इसी तरीके से जब जज साहब जो हैं वो मरियम का पासपोर्ट रिस्टोर करवाएं अपने अदालती ऑर्डर से और मरियम उस अदालती फैसले की वजह से मुल्क से बाहर जाएं, तो वो जज ठीक हैं, वो अदालतें ठीक हैं। जब वही जज कोई फैसला करें जो आइन से मुताबिकत रखता हो और इनकी पसंद से मुताबिकत ना रखता हो, तो उसके बाद एक पूरी गालम गलोच की और पूरी तोहमतें लगाने की, इल्ज़ाम लगाने की पूरी मुहिम खोल दी जाए और अदलिया के ऊपर अटैक करने शुरू कर दिए जाएं। ये एक इंतहाई ख़तरनाक चीज़ है। और मेरी अपनी बड़ी बसद एहतराम अपनी अदलिया से, और लाहौर हाई कोर्ट ही था, पिंडी बेंच में मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बना। 26 नवंबर को मैंने तकरीर की और मेरे खिलाफ तौहीन अदालत का मुकदमा बनाया गया। आप वो मेरी तकरीर उठाकर देख लें तो उस तकरीर के अंदर मैंने इस्तदा की थी और मैंने गिला किया था। मैंने ये नहीं कहा कि कोई जज पैसा खा गया है, मैंने ये नहीं कहा ये मुस्लिम लीग नून से मिल गया है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं कि वो कोई कानून से मावरा कोई काम करे। मैंने एक पाकिस्तानी की हैसियत से एक गिले का इजहार किया। इंसान अपनों से मांगता है, मैंने अपनी अदलिया से मांगा कि अरशद शरीफ की मां को, आजम स्वाति को, इमरान खान को इंसाफ नहीं मिल रहा है, मेरे पर तौहीन अदालत का मुकदमा बना दिया गया। यहां बराह रास्त अदलिया पर हमले हो रहे हैं, उनके ऊपर इल्जामात लगाए जा रहे हैं, बदतरीन इल्जामात लगाए जा रहे हैं। तो फिर क्योंकि हम अदलिया को अपना मानते हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले हैं, आइन में यकीन रखने वाले लोग हैं, तो मेरी आपसे ये दरख्वास्त होगी कि फिर ज़रा इनको भी तो बुलाएं ना, ज़रा मरियम साहिबा को भी बुलाया जाए, ये दूसरे जो वज़रा इनके तकरीरें कर रहे हैं उनको भी बुलाया जाए, ज़रा इनको भी तो एक तौहीन अदालत का नोटिस दे के बुलाया जाए ना। ये भी तो ज़रा आकर कोर्ट के सामने खड़े होके जवाबदेह हो ना, ये भी तो बताएं कि किस तरीके से इनको किस कानून के तहत ये हक बनता है। और जैसे मैंने कहा कि उसी जज के ऊपर इल्ज़ाम लगाने का जिस जज से बहुत बड़ी बड़ी रिलीफ अभी चंद माह पहले उनको मिली भी हो, उसके ऊपर कैसे इल्ज़ाम लगा सकते हैं। सो ये दोनों चीज़ें जो है आज मैं इसके बारे में ख़ास तौर पे आपसे बात करना चाहता था। अब मैं इससे पहले कि अली अफजल साई को मैं माइक्स दूं, मैं सिर्फ इतनी सी बात करना चाहता हूं कि इमरान खान की ख्वाहिश है कि एक ऐसा पाकिस्तान बने जो पिछले 75 साल की रवायात से मुख्तलिफ हो। इस मुल्क के अंदर हमारे पास पढ़े लिखे साफ़ सुथरे नौजवान जो हैं, जो जज्बा रखते हैं, वो आएँ और आके अवामी खिदमत के लिए अपने आप को पेश करें और मुल्क को जिस तरह हमने बेहतरी की तरफ ले जाना है उस रास्ते पर लेकर चलें। सो उन तमाम मेयार के ऊपर ये नौजवान पूरा उतरता है और आजकल इसके ऊपर भी एक शदीद तोपें खुली हुई हैं। तो मैं चाहूँगा कि ये खुद अपने अल्फाज में ज़रा बताए तो इसके ऊपर क्या इल्ज़ामात लग रहे हैं और वो इल्ज़ामात कितने मज़ाका खेज़ हैं। उनका मकसद सिर्फ ये है कि दबाव में लाया जाए। ये सिर्फ इसके साथ नहीं हो रहा, ये इस वक्त आप पूरा पंजाब उठा के देख लें
ये जो मुस्लिम लीग नून की निगरां हुकूमत आई हुई है इस वक्त इलेक्शन कमीशन की लगाई हुई, वो इस वक्त हमारे क्या वर्कर, क्या हमारे एमपीए, क्या हमारे एमएनए, क्या वो सब के ऊपर इस वक्त दबाव बढ़ाने के लिए इसी किस्म के काम हो रहे हैं। तो अली अब आप ज़रा सब बताओ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं मीडिया के तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ, आप लोग यहाँ पे तशरीफ़ लाए। आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से एक मुनज़्ज़म कैंपेन की जा रही है मेरे ख़िलाफ़ और किस तरह से मेरी किरदार कशी की जा रही है। तो मैं तो खुदा की ज़ात को गवाह बना के कहता हूँ कि मैंने कौमी दौलत को नहीं लूटा। मैंने जो मुझे मनसब मिला और जो कौम का पैसा था, मैंने इसको इमानत समझ के ख़र्च किया। सो मैं शुरू यहाँ से करूँगा कि क्या इक़दामात मैंने अपनी मिनिस्ट्री में अपने टेन्योर के दौरान लिए करप्शन को कर्टेल करने के लिए, मैं किस हद तक कामयाब हुआ और सूबे के अवाम को और मेरे महकमे को मेरे इक़दामात का क्या फ़ायदा हुआ। उसके बाद मैं इस पे बात करूँगा कि इस साजिश के पीछे कौन है और फिर इस पे बात करेंगे कि इसके पीछे मोटिव क्या है। सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ कि मोटे तौर पे दो इल्ज़ामात लगे, उनकी डिटेल में मैं आगे आके आता हूँ। पहला इल्ज़ाम तो ये है कि जो ठेके हैं उनमें करप्शन हुई, क्योंकि CNW का काम सड़कें बनाना है, उसमें साफ ज़ाहिर है टेंडरिंग होगी। और दूसरा इल्ज़ाम ये लगा कि ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि ये ना मैं साइनिंग अथॉरिटी हूँ, सूबे के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं उनके तहत वज़ीर के पास कोई इख्तियार नहीं कि वो किसी क्लर्क का भी ट्रांसफ़र कर दे। जो बिडिंग प्रोसेस है उस पर मैं ये बताता हूँ कि जो एक एस्टिमेटेड प्राइस होती है 4.5% तक मैक्सिमम आप उससे ऊपर जाके बिड कर सकते हैं। तो जो मेरे पास रिकॉर्ड अवेलेबल है वो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूँगा। ये फैसलाबाद में मेरे हलके में 14 टेंडर हुए, जिनमें से 13 बिलो पे हुए और एक अबव पे हुआ। जो अबव पे हुआ वो 0.01 अबव पे हुआ, यानी बहुत मिनिमल। और जो बिलो पे हुए वो 22% बिलो पे हुए, वो 24% बिलो पे हुए। आप जी शऊर समझदार लोग हैं, आज अवाम को बेवकूफ़ नहीं बनाया जा सकता। मैं लोगों से पूछता हूँ कि ये कैसी करप्शन है, ये कैसे किकबैक्स हैं जो 24% बिलो पे ठेके करवा के मैंने हासिल किए हैं। अच्छा, इसके बाद अगला काम मैंने क्या किया कि मैंने आइडेंटिफाई करवाई 27 कंपनीज, 27 ऐसे ठेके, जैसा कि मैंने कहा मैक्सिमम आप 4.5% ऊपर जा सकते हैं। तो जो ठेके पंजाब में 4 से 4.5% ऊपर गए, मैंने वो आइडेंटिफाई करवाए। ये डॉक्यूमेंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ये 27 ठेके निकले। 27 की 27 कंपनीज ने अंडरटेकिंग दी कि उनकी गैरत जाग गई है, मुल्की हालात उनके सामने, वो मुल्की हालात को देखते हुए अपना 4-4.5% जो ऊपर गए हैं वो एस्टिमेटेड प्राइस से वो कौमी ख़जाने में वापस जमा करवाएंगे। ये पंजाब की तारीख में ना आज से पहले किसी की गैरत जागी है, ना आइंदा कभी जागेगी। सो ये कौमी ख़जाने को 87 करोड़ की बचत हुई है। सो मैं ये समझता हूँ कि मेरा तो ये किरदार रहा है कि जैसे मैंने पहले कहा, मैंने इस पैसे को कौम की इमानत समझा है और मैंने इंतहाई जाँफशानी, मेहनत और ईमानदारी के साथ इस सूबे की खिदमत की है। अच्छा, आगे चलते हैं कि स्पेसिफिकली ये जो साजिश तैयार की गई ये एग्जैक्टली है क्या। अच्छा, अब एक FIR काटी जाती है एंटी करप्शन की तरफ से और एक एक्सियन मंडी बहाउद्दीन उठता है जो इल्ज़ाम लगाता है कि वो मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब, जो कि साबका वज़ीर आला के साबका प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं, वो कहता है कि मैं उनको ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए रिश्वत देता था और जब मैं उनके घर ये रिश्वत देने जाता था तो अली अफजल शाही और मोहनस इलाही वहाँ पे मौजूद होते थे। अब आप लोग भी समझदार हैं, किसी की मौजूदगी उसका जुर्म साबित। मैं हाई मॉरल ग्राउंड लेता हूँ और मैं ये चैलेंज करता हूँ, इनके पास मेरी CDR मौजूद है, फ़ोन का डेटा मौजूद है, मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब के घर के बाहर CCTV कैमराज मौजूद हैं। अगर ये सिर्फ ये साबित कर दें कि मैं कभी मोहम्मद ख़ान भट्टी साहब की रिहाइशगाह पे गया हूँ, कभी गया हूँ, तो मैं अपने आप को कसूरवार समझूंगा। सो ये जो एप्लीकेशन दी गई है, जिस तरह मेरे पे झूठा बहतान लगाया गया है, तो बादियों नज़र में लगता यही है कि ये जो साजिशी अनासर हैं
ये मोहम्मद खान भट्टी साहब पे भी झूठा इल्ज़ाम लगाया गया। अच्छा, अब अगला इसमें FIR में मैं एक्यूज़ नहीं हूँ, मैं ये भी वाजे कर दूँ। FIR में मेरा रोल सिर्फ इतना ही बताया गया कि जब मोहम्मद खान भट्टी साहब को ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए पैसे दिए जाते थे तो मैं वहाँ पे मौजूद होता था। मैं ये भी वाजे कर दूँ कि जो 4 या 5 पेमेंट्स उसमें FIR में बताई गई वो मेरे टेन्योर की नहीं है। मेरे टेन्योर में सिर्फ एक अलेज की गई पेमेंट, और मैं बता रहा हूँ कि मिनिस्टर साइनिंग अथॉरिटी नहीं है, मिनिस्टर किसी क्लर्क का भी तबादला नहीं कर सकता। आगे मुझे एक नैब का नोटिस आ गया, ये भी बहुत मज़े का खेज नोटिस था। अब नैब का नोटिस क्या कहता है, इसी FIR पे जिस पे पहले ही कॉग्निजेंस एंटी करप्शन ले चुका है उसी पे FIA कॉग्निजेंस लेता है और उसी पे नैब भी कॉग्निजेंस ले लेता है। जो नैब का मुझे पहला नोटिस मौसूल हुआ वो ये कहता है कि आपके फ्रंट मैन मोहम्मद खान भट्टी ने पैसे जमा किए हैं। अब क्योंकि अल्लाह अल हक है, अल्लाह सच का खुदा है, जब ये झूठ बोलेंगे तो झूठ के कोई पाँव नहीं होंगे। सो सिर्फ 2 लोग ये दावा कर सकते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी मेरा फ्रंट मैन था। एक वो राना इकबाल एक्सियन जिसने पहले एक एप्लीकेशन दी, उसने तो ये दावा नहीं किया। दूसरा ये दावा खुद मोहम्मद खान भट्टी साहब कर सकते हैं कि जी ये मैं इसका फ्रंट मैन था। अब आप सब जानते हैं कि मोहम्मद खान भट्टी साहब तो पिछले 10 दिन से लापता हैं, वो तो अगवा हुए हैं। सो क्या नैब से पूछता हूँ मैं कि नैब को कोई इल्हाम हुआ है या वो नैब की तहवील में है? अगर वो नैब की तहवील में है तो अदालत में झूठ बोला गया, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कहा कि मोहम्मद खान भट्टी उनके पास नहीं है। सो इंशाल्लाह ये अपनी बुने हुए जाल में खुद ही फंसेंगे। तीसरा काम क्या हुआ? तीसरा काम ये किया गया कि फैसलाबाद से सरकारी मुलाजमीन को उठाया गया, SDOs को उठाया गया, एक्सियंस को उठाया गया, उन पर तशद्दुद किया गया और उनको कहा गया कि अली अफजल साई के खिलाफ स्टेटमेंट दे दो, लेकिन उन्होंने उनमें से बेशतर ने इनकार किया। खैर कुछ दिन की कोशिश के बाद इन्होंने कुछ दरख्वास्तें मेरे खिलाफ दिलवा दी। अब वो दरख्वास्तें एंटी करप्शन को भी गई, उसमें भी 2 बड़े मज़ेदार पॉइंट्स हैं, इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। मेरे पास ये एफिडेविट्स भी मौजूद हैं जो मैं मीडिया के नुमाइंदों से शेयर करूंगा। ये 2 बयान हल्फी हैं मेरे पास, ये मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जिन लोगों की जानिब से दरख्वास्त दिलवाई गई वो बयान हल्फी दे रहे हैं कि हमने ऐसी कोई शिकायत की ही नहीं। अच्छा, अब जो शिकायतें की गई वो भी देख लेते हैं। एक शिकायत है, किसी बंदे का नाम नहीं है, किसी बंदे का साइन नहीं है, यह है ऑल ठेकेदारान फैसलाबाद टोबा झंग सरगोदा, किसी का नाम नहीं है। सो ये तो इदारों का मजाक बना रहे हैं। फिर मैंने जैसे कि कहा कि जब आप झूठ बोलेंगे तो आपका तमस्कर उड़ेगा और इदारे बदनाम होंगे। ये भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। सो ये लेटर CC किया गया, ये जो एप्लीकेशंस दी गई ये CC की गई, तकरीबन 10 लोगों को की गई। इनमें से जो 6 नंबर पे ये किसको CC की जाती है, ये कर्नल ISI फैसलाबाद को CC की जाती है। मैं मीडिया के नुमाइंदगान के तवस्सुत से मैं अपनी पाक फ़ौज के सिपा सलार जनरल आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जन साहब, मेरा आधा ख़ानदान फ़ौज में है, हमने जंगें लड़ी हैं इस फ़ौज के लिए, इस मुल्क के लिए, और हमें फ़ख्र है इस पर। मैं एक फॉर्मल कंप्लेंट लॉन्च करूँगा। मेरी आपसे सिर्फ ये दरख्वास्त है कि ये जो ऑल ठेकेदारान फैसलाबाद टोबा झंग सरगोदा हैं, इनसे पूछा जाए कि इन्होंने एक कौमी इदारे को बदनाम करने की कोशिश क्यों की, क्योंकि हम तो नहीं समझते कि ये कौमी इदारा सियासत में मुलव्वस है या मेरी विक्टिमाइजेशन में मुलव्वस है। सो फिर कौन है वो शख्स जो इस इदारे को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है? अच्छा, इसके बाद मैं ज़रा अपनी ज़ात पे भी थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। मैं आपको ये बता दूँ कि मेरा किरदार क्या रहा है। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह फ़ख्र है इस बात पे कि अल्लाह की ज़ात ने मुझे बहुत थोड़ी भूख दी है। मैं अपनी रिश्तेदारी से पहले जिस दफ्तर में था, आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उसी दफ्तर में अपनी वकालत की प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे 3 भाई वकील थे, जिनमें से 2 बाहर से पढ़ के आए थे। जब मेरी ये रिश्तेदारी हुई तो उन तीनों ने वकालत छोड़ दी। सो हम इन लोगों की तरह दिहाड़ीबाज नहीं हैं, ना मुझे कोई पैसा कमाने का ज़रूरत से ज़्यादा शौक़ है। फिर जितनी देर मैंने सियासत में आने से पहले प्रैक्टिस की, मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि मैंने किसी सरकारी इदारे की रिटेनरशिप नहीं ली और मैंने किसी सरकारी इदारे का कोई केस नहीं किया फ़ीस के एवज़।
सो मेरा किरदार बिल्कुल साफ है। मेरे पे ये इल्ज़ाम भी लगा कि मैं इस रिश्तेदारी की वजह से मुझे पार्टी में इज़्ज़त भी मिली और ओहदा भी मिला। ये इल्ज़ाम कौन लगाता है? ये इल्ज़ाम वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब लगाते हैं और छोटे अता तारड़ साहब लगाते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब को ये बताना चाहता हूँ कि मेरे वालिद 1979 से सियासत में हैं और मेरी 44 साला पॉलिटिकल लेगेसी है। मेरे वालिद साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली हैं। जिस डिपार्टमेंट का मुझे तहरीक इंसाफ ने वज़ीर बनाया, आज से 25 साल पहले मेरे वालिद इसी महकमे के वज़ीर थे। लेकिन मैं मौसूफ से पूछना चाहता हूँ कि आपकी 7 पुश्तों में कभी कोई वज़ीर नहीं बना। आप ज़िंदगी में सिर्फ एक दफ़ा वज़ीर बने हैं। आप किन बैसाखियों पे वज़ीर बने हैं? आप इस बात का जवाब दें। दूसरा, जो छोटे तारड़ साहब हैं, लंबी दाढ़ी रखी हुई है और टीवी पे आके झूठ बोलते हैं। मैं समझता हूँ ये बड़े अफसोस की बात है और बड़ी बदबख्ती की बात है कि इनके दादा राहलत फरमा चुके हैं। बजाय इसके कि ये उनके लिए कुछ पढ़ के भेजें कि उनकी कब्र की मनाजिल आसान हो, ये फजूल ऐसी बकवास करते हैं कि लोगों को इनके दादा का गलीज़ किरदार याद आ जाता है। सजाद अली शाह केस किसी से ढका छुपा नहीं है। इनके दादा जो ब्रीफ केस तकसीम किए करते थे वो किसी से ढका छुपा नहीं है। और ये मैं नहीं कह रहा, मैं पीडीएम की जमातों को कहता हूँ। बेनज़ीर साहिबा का इस पर स्टेटमेंट मौजूद है। फ़ारूक लगारी साहब, आज उनकी औलाद जो है वो नून लीग में बैठी है, उनका स्टेटमेंट मौजूद है। सो मैं इनसे पूछता हूँ कि इनके पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है कि ये इतना आगे ये परसेप्शन की बात करते हैं, मैं रियलिटी की बात करता हूँ। लोग कहते हैं इनके पास भी वही फ़न है कि ये भी अपने दादा की तरह फोहश लतीफ़े सुना के क़यादत के नज़दीक हुए हैं। आखिर में सिर्फ ये बात करना चाहता हूँ कि ये क्यों हो रहा है। जिस तरह के असद उमर साहब ने कहा, ये इसलिए हो रहा है, ये प्रेशराइज करने के लिए हो रहा है अदालतों को। और अब क्योंकि इनको इनकी मर्ज़ी के एम्पायर नहीं मिल रहे, और अब जो है वो दौर चला गया जब ये फ़ोन करके अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाया करते थे। जस्टिस क़य्यूम साहब की ऑडियो मैंने तो नहीं लीक की। अब इनसे ये नहीं हो रहा कि जैसे 97 में सुप्रीम कोर्ट पे हमला करवाया, अब ये वो नहीं करवा सकते। अब इनसे ये नहीं हो रहा कि क्योंकि रफ़ीक तारड़ साहब दुनिया से राहलत फरमा चुके हैं, सो इनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं जो जजों में ब्रीफ केस तकसीम कर सके। सो ये इनको तकलीफ़ है, इस वजह से अदालतों पे भी अटैक करते हैं और मेरी किरदार कशी भी करते हैं। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह डट के इमरान खान साहब के साथ और उनके नज़रिए के साथ खड़ा हूँ। ये प्रेशर टैक्टिक्स नहीं चलेंगे। मैं बिल्कुल उस तरह से इमरान खान साहब के साथ खड़ा हूँ जिस तरह से मैं उस दिन कंटेनर पे खड़ा था जब उन पे गोलियां चलाई गई। और मैं अपनी कौम को ये भी बताना चाहता हूँ कि जब खान साहब को गोलियां लगी तो मैंने उनकी आंखों में खौफ नहीं देखा, मैंने उनकी आंखों में शिकस्त नहीं देखी, और मैंने उनकी आंखों में नाउमीदी नहीं देखी। मैंने उनकी आंखों में जुर्रत और शुजात देखी। मैंने उनकी आंखों में इस कौम का रोशन मुस्तकबिल की उम्मीद देखी। तो मैं कैसे छोड़ दूं ऐसे शख्स को जिसको मैं समझता हूं कि इस कौम का वो मसीहा है। खूने मजलूम ज़्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर बहुत दिन नहीं रहने वाला। इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा, इन अंधेरों का जिगर चीर के नूर आएगा। तुम हो फिरौन तो मूसा भी ज़रूर आएगा। बहुत शुक्रिया। असद साहब ये बताएं कि ये लड़ाई जो सियासी जमातों, फॉर्मर आर्मी चीफ, इस्टेब्लिशमेंट के चंद लोगों के दरमियान थी, अब पिछले 3 दिन से इसमें जुडिशरी भी इन्वॉल्व हो गई है। एक पार्टी जुडिशरी को मिलान करने की कोशिश कर रही है। इनका तो मसला नहीं है, इनके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं को जुडिशरी में बड़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन में, वहाँ पर जो, और पाकिस्तान का इंटीरियर मिनिस्टर ये कह रहा है कि मैं स्कैंडलाइज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ जो सोशल मीडिया पे खबरें आ रही हैं उन्हें नरेट कर रहा हूँ। ऐसी सूरत हाल में क्या यहाँ इलेक्शन पॉसिबल रहेगा, या ये पॉलिटिकल एरिना सारा सेटअप जो बना हुआ है ये सेटअप खड़ा रहेगा?
देखिए, ये तो बिल्कुल वाज़े हो गया है कि अगर इनको आइन तोड़ने की भी ज़रूरत पड़ती है, ये आइन भी तोड़ने को तैयार हैं इमरान खान से सियासी मुकाबले से बचने के लिए। इसमें तो कोई शक ही बाकी नहीं रह गया ना। आप जो सवाल पूछ रहे हैं उस सवाल के ऊपर भी मैं वही कह रहा हूँ ना कि आप जो सवाल पूछ रहे हैं उसमें यह भी मुमकिन है कि इनके पास अब ये इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि क्योंकि सियासी मुकाबला हो नहीं सकता, सियासी मुकाबले से आइन के दायरे के अंदर रहकर बचा नहीं जा सकता, तो पहली कोशिश तो इनकी ये है, अवलीन कोशिश, कि किसी तरीके से अदलिया के ऊपर दबाव डालकर और अदलिया से कोई वो 50 की दहाई में नहीं जिस तरह से होते थे वो जस्टिस मुनीर का फैसला, मौलवी तमीज़ुद्दीन खान केस, 200 केस जो मशहूर केस हैं, कि ऐसी कोई नई तारीख रकम करवाई जाए, या मेरे ख्याल में ये अब उस नहज पे पहुंच चुके हैं जो चाहते हैं कि अगर आइन ही ख़त्म हो जाए, जमहूरियत ही ख़त्म हो जाए, निज़ाम ही गिर जाए तो वो भी बेहतर है, इमरान खान ना आए। तो ये बिल्कुल आप सही निशानदेही करें, इस वक्त सूरत हाल यहाँ तक पहुँच गई है। अच्छा, वो तो खैर टेक्निकल डिटेल है, लेकिन जो पहला आपका सवाल है उसके जवाब बड़ा सादा सा है भाई। वो ये है कि जिस वक्त ये तहरीक के तौर पर किया जाएगा तो फिर रज़ाकाराना तौर के ऊपर उसका तरीक़ेकार ये हो सकता है, बेल को ना डिफेंड करें, जो भी तरीक़ेकार हो सकता है कि उसको किया जाएगा। हुकूमत के झूठे बनाए हुए पर्चों के ऊपर वो मुझे ज़ोर ज़बरदस्ती से उठा के ले जाएं, उसके खिलाफ तो मैं कानूनी दिफा करूंगा। लेकिन अगर मुझे ये नज़र आता है कि मुल्क की आज़ादी छीनी जा रही है, 22 करोड़ अवाम की आज़ादी छीनी जा रही है, तो मैं ये कुर्बानी देने को तैयार हूं कि मैं अपनी आज़ादी को आर्जी तौर के ऊपर, रज़ाकानाना तौर के ऊपर छोड़ दूं, मैं जेल के अंदर चला जाऊं ताकि 22 करोड़ की आज़ादी जो है उसको बचाया जा सके। सो ये बुनियादी मकसद है जो तहरीक हमने शुरू कर इसलिए रहे कि आइन ख़तरे में नज़र आ रहा है, कर इसलिए रहे कि इदारे जो हैं, हुकूमती इदारे जो हैं, वो आइन से इनहराफ करते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन मैं आपको अपनी ज़ाती बात बताऊं, मुझे यकीन है कि ये पीर मंगल तक जो है इंशाल्लाह ताला आपको इलेक्शन की तारीख मिलने वाली है और इंशाल्लाह मुल्क इलेक्शन की तरफ जाने वाला है। ये फिर मैं जी सर ये बताइएगा कि वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुल्क जो है दिवालिया हो चुका है। कुछ दिन पहले एहसन इकबाल ने कहा था कि जो दिवालिया होने की बातें कर रहे हैं वो मुल्क के दुश्मन हैं। तो अब आपकी नज़र में ख्वाजा आसिफ जो है वो दुश्मन है या वो ठीक बात कर रहे हैं? देखें, ये आपने बिल्कुल सही बात की निशानदेही की कि पाकिस्तान की हुकूमत के काबीना का सिर्फ मेंबर नहीं है, पाकिस्तान की काबीना में जो सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके जो सबसे ज़्यादा सीनियर अरकान हैं उनमें से एक ये वज़ीर मौसूफ़ हैं, ख्वाजा आसिफ साहब। ख्वाजा आसिफ साहब खड़े होकर कह रहे हैं कि पाकिस्तान दिवालिया हो गया है। शौकत तरीन को ये कहने के ऊपर कि वो मोहसिन लगारी और तैमूर झगड़ा से ये कह रहा था कि भाई ये जो तुम्हारे से इन्होंने सरप्लस की जो कमिटमेंट करवा रहे हैं IMF को साथ के 750 अरब रुपए या कितने का सरप्लस तुम ले जाओगे, ये तो सैलाब भी आ चुके हैं, तुम किस तरीके से करोगे? तो तुम सच बोलो, इनको लिखो हुकूमत को कि भाई कोई और तरीका निकालें, ये सूबाई सरप्लस से नहीं हो सकता। उसके ऊपर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, उनके खिलाफ इंक्वायरियां चल रही हैं कि क्यों जी, कि उन्होंने क्योंकि ये बात कही तो इस बात से जो है वो मार्केट्स के अंदर जो है वो इंतशार हो सकता था और परेशानी फैल सकती थी। इधर सीधा सीधा वजीर, इतना सीनियर वजीर कह रहा है मुल्क दिवालिया हो गया। तो कल मैं पूछना चाहता हूं सुबह FIA से कि क्या पर्चे कटेंगे ख्वाजा आसिफ के खिलाफ या नहीं, या अगर वो सच बोल रहे हैं तो अपना इसहाक डार साहब आके कौम को एतमाद में ले लें, बता दें कि नहीं यार ये ख्वाजा आसिफ जो है बेकसूर है, वाकई में दिवालिया हो गए। आप कहें कि उतने ज्यादा जख्मी है कि वो पेश नहीं हो सकते तो कोई भी जहां नहीं मानता, काफी हद तक माशाल्लाह पेश हो चुके हैं, पेश होने के काबिल हो चुके हैं, वो बात भी करते हैं। और क्या पीर को पेश हो रहे हैं?
अच्छा जी, पहली बात ये कि क्या इमरान खान जो है वो अदलिया के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं? तो मेरे ख्याल में इसमें जो सबसे अच्छा वो क्या होता है जी, साथ जो विटनेस आता है ना, वो विटनेस मैं हो सकता हूँ, क्योंकि मैं खान साहब के साथ ज़ाती तौर पे सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान, हाई कोर्ट पाकिस्तान, दहशतगर्दी की अदालत, हत्ता के सेशन कोर्ट कचहरी इस्लामाबाद फेड के मुतअद्दिद चक्कर लगा चुका हूँ खान साहब के साथ बैठ के। सो मुझे पता है कि इमरान खान को कोई अना का मसला नहीं है कि वो किसी जज के सामने, चाहे वो बिल्कुल सेशन कोर्ट की अदालत हो, वहाँ पे भी उन्होंने अपील, और वहाँ पे भी। सो अब सवाल ये होता है कि क्या पिछले 2 महीने के अंदर इमरान खान में कोई नई अना आ गई है कि जो पहले कभी नहीं थी, जो वज़ीर आज़म रह चुके थे उस वक्त नहीं थी? भाईजान, मसाइल 2 हैं। एक मसला तो ये है कि उनके डॉक्टर्स ने, और डॉक्टर वहाँ पे हाई कोर्ट में मौजूद थे, काश जज साहब उनकी बात सुन लेते। जज साहब के सामने डॉक्टर गवाही दे रहे हैं कि हमारी ज़ाती राय ये है कि इनको ऐसा ख़तरा नहीं लेना चाहिए। अगर खुदा न खास्ता उस हड्डी में जो अब पहले से बेहतर हो चुकी है, अगर कोई झटका लगता है या ऐसी चीज़ होती है, तो 2 से 3 माह दोबारा इनको इसी तरीके से फिर दोबारा आराम करना पड़ेगा। और दूसरा, सिक्योरिटी के उनके मामला जो हैं, कोई आसान मामला नहीं है। एनीवे, तो पीर का जो आप सवाल कर ये जो इस पाकिस्तान के सियासतदान हैं अपने अपने मफादात के लिए इदारों का तहफ़्फ़ुज़ करते रहेंगे और इदारों के ऊपर तनकीद करते रहेंगे? अच्छा, पहली बात तो ये कि सुप्रीम कोर्ट के और दूसरी अदालतों के फ़ैसले हमारे ख़िलाफ़ भी आए। हमारे जो धरना हुआ, उस धरने के बाद जो केस हुआ, उस केस का फ़ैसला जो है 2013 के इलेक्शन के जो मुतालिक था, वो हमारे ख़िलाफ़ आया। ठीक है जी। और हमारे ख़्याल में उन्होंने अपने खुद ही बताया कि किस तरीके से क्या चीज़ें जो हैं वो गलत हुई हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर ये ठीक था। कोई एक बयान बता दें इमरान खान ने कहा हो कि किसी ने लिफाफा पकड़ लिया, जज ने कोई गैर कानूनी किया, किसी रिश्तेदार भी, एक बयान बता दें। आप 10 अप्रैल की बात कर रहे हैं, ये हमने सवाल ज़रूर पूछा था। मैं फिर आपसे दावा करके बोलता हूँ, किसी लीडर का, इमरान खान का, मेरा, किसी और सीनियर लीडर का एक बयान बता दें कि जहां पे हमने जज साहिबान की नीयत के ऊपर कोई सवाल उठाया। भाई, मैंने जैसे पहले कहा, ये हमारी अदालतें हैं, हम जमहूरियत में यकीन रखने वाले हैं, हम आइन में यकीन रखने वाले हैं, हम इन अदालतों के सामने पेश होते हैं, तो जो अपने होते हैं उनसे सवाल ज़रूर पूछे जाते हैं। ये सवाल हमने बिल्कुल पूछा था, और हम आज भी पूछते हैं कि रात को 12 बजे अदालत खुलने की वजह क्यों हुई थी। और मैं आपको बताऊं कि किसी एक जज ने, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से जज ने, किसी एक जज ने इसका जवाब भी दिया है, और उन्होंने कहा कि कुछ खबर ऐसी चल रही थी कि मार्शल लॉ लगने वाला है। हमारा फिर वही सवाल होगा, कौन खबरें फैला रहा था कि मार्शल लॉ लगने वाला है? कैदियों की वैन किसने पहुंचाई वहां पर? कौन ये खबरें पहुंचा रहा था? तो हमारा जो उस दिन सवाल था, वो सवाल आज भी खड़ा है। इसके अंदर कोई अदलिया पे इल्ज़ाम नहीं था। तो हमारे खिलाफ जो फैसले आते हैं, उनके ऊपर तनकीद करना, फैसले पे तनकीद करना मेरा हक है। फैसले के ऊपर हम तनकीद करते हैं। कभी भी हमने अदलिया के ऊपर कभी भी ज़ाती इल्ज़ाम नहीं लगाए, पैसा लेने का इल्ज़ाम नहीं लगाया, रिश्तेदारी पे फैसले करने का इल्ज़ाम नहीं लगाया, कभी भी नहीं। ये काम जो है सुप्रीम कोर्ट पे हमले करवाना, या फिजिकली वहाँ पे अपने जत्थे बेच के सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, या सोशल मीडिया के जरिए, या उनके लीडर्स जो खुद कहें कि हमारे पास जजों की वीडियोज़ हैं और हमें, और अगर जजेस जो हैं वो ठीक फैसले नहीं देंगे तो हम वीडियो रिलीज कर देंगे। ये हमारा काम नहीं है, मुस्लिम लीग नून का काम है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर ना लड़ाई का है ना डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।